हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टुडेज डॉन एजुकेशन। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 हिस्ट्री का 5th चैप्टर, जिसका नाम है क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। और इसके पहले कि जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिया है और उसके क्वेश्चन आंसर भी हमने सॉल्व कर लिया है। तो चलिए आज हम 5th चैप्टर को पढ़ते हैं और इसका क्वेश्चन आंसर तो आपने देख ही लिया है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। जैसे इसके नाम से हमें पता चलता है कि क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें, यानी कि जो किताबें और कब्रें हैं, किताबों से और कब्रों से हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। यानी कि जो कब्रें हैं, पुराने समय में जो कब्र बनाए जाते थे तो उसमें जो है उनको स्टडी करके, उन कब्रों को स्टडी करके और किताबों को स्टडी करके हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है कि उस समय के लोग किस तरह से रहते थे और उनका व्यवसाय क्या था और वो क्या खाते पीते थे। इन सब चीज़ों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में एक, तो आपने सुना ही होगा कि दुनिया का जो प्राचीनतम ग्रंथ कहा जाने वाला जो ग्रंथ है वो है ऋग्वेद। ठीक है, वेद 4 होते हैं और इन वेदों में है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना है ऋग्वेद, जिसकी रचना जो है लगभग 3500 साल पहले हुई थी। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता है। ठीक है, सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। सूक्त का मतलब क्या होता है? अच्छी तरह से बोला गया। ठीक है, इसमें जो है बहुत सारी देवी देवताओं की स्तुतियाँ की गई हैं। ठीक है, और इनमें से 3 जो महत्वपूर्ण देवता हैं जिनका कि जिक्र जो है इस ऋग्वेद में किया गया है, तो उसका नाम है अग्नि, इंद्र और सोम। ठीक है, वैदिक प्रार्थनाओं की रचना जो है, वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। ठीक है, ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ कंठस्थ करवाते थे। उस समय में जो वैदिक प्रार्थनाएं थी उनको बच्चों को याद करवाया जाता था। और अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। यानी जो सूक्तों की रचना हुई है उनको लिखने वाले अधिकतर लोग पुरुष ही रहे हैं और सीखने और सिखाने वाले लोग भी पुरुष ही रहे हैं। लेकिन कुछ प्रार्थनाओं की रचना जो है महिलाओं ने की है, ऐसा स्टडी में पता चला है। ठीक है, ऋग्वेद की भाषा जो है वो प्राक संस्कृत यानी वैदिक संस्कृत कहलाती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संस्कृत और अन्य भाषाएं। तो चलिए इसको देख लेते हैं। संस्कृत भाषा भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। तो सबसे पहले हम जानते हैं भाषा परिवार होता क्या है। भाषा परिवार वो होता है जिसमें जो कई सारी भाषाएं जो हैं उनका जो पहला वर्ण होता है, भाषाओं में जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं उनका जो पहला वर्ण होता है वो सेम स्पेलिंग से शुरू होता है। ठीक है, तो उसको एक परिवार भाषा का माना जाता है। तो भारोपीय इसलिए कहा गया है इसमें कि भारत और यूरोपीय भाषा परिवार। ठीक है, तो संस्कृत जो है वो भारत और यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा रहा है। भारत की कई भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई भाषाएं जैसे फारसी और यूरोप की बहुत सारी भाषाएं जैसे अंग्रेज़ी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हैं। तो जो ये भाषाओं का जिक्र यहाँ पर किया गया है, ये सारी भाषाएं जो हैं इसी भारोपीय भाषा परिवार की हैं। ठीक है, इन्हें एक भाषा परिवार का इसलिए कहा जाता है, जैसे मैंने पहले बताया कि इसके शुरू के अक्षर जो होते हैं वो एक समान होते हैं। ठीक है, जैसे कि संस्कृत में माता को क्या कहते हैं? मातृ कहते हैं और हिंदी में माँ कहते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पे माँ जो है
म शब्द इसमें पहला है, हिंदी का म और संस्कृत का म, मातृ का म, ठीक है। और इंग्लिश का मदर, ये भी म से ही शुरू है। तो इसको जो है, ये जो म स्टार्टिंग में आ रहा है, इसी से बताया जाता है कि ये एक ही भाषा परिवार की भाषाएं हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, टॉपिक क्या है हमारा, इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। तो आप सोचते भी होंगे कि इतिहासकार जो है किस तरह से इन ऋग्वेद का और बाकी सारे ग्रंथों का जो है अध्ययन कैसे करते थे और किस तरह से वो जानकारी इकट्ठी करते थे। तो आइए देखते हैं, इतिहासकार पुरातत्ववेत्ताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, ठीक है। जैसे पुरातत्व, जैसे हमने पहले अध्याय में पढ़ा था कि पुरातत्ववेत्ता जो होते हैं वो पुरानी चीज़ों का स्टडी करते हैं, जैसे पुराने सिक्के हो गए, जो भी खुदाई में मिलते हैं उनका स्टडी करते हैं। उसी तरह से इतिहासकार भी होते हैं, वो पुराने समय में जो चीज़ें उनको मिलती हैं उनको वो स्टडी करते हैं और उसके आधार पे जो है, उसके बेस पे वो जानकारी को बताते हैं, ठीक है। लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा जो लिखित स्रोतों का भी उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये जो इतिहासकार होते हैं उसको स्टडी करते हैं, ठीक है। जो भौतिक अवशेष के अलावा जो लिखित रूप में मिलते हैं, जैसे सिक्कों पे कुछ लिखा है, ताड़ पत्रों पे कुछ लिखा है, तो इस तरह के जो लिखे हुए चीज़ें या जैसे शिलालेखों पे लिखा है, तो उसको वो अध्ययन करते हैं। तो देखते हैं कि इसमें किस तरह से इतिहासकारों ने बताया है। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है, जैसे विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियाँ, जैसे व्यास और सतलुज, जिनको कि देवी के रूप में मानकर इसकी पूजा की जाती थी। इसके बारे में बहुत सारे सूक्त भी मिले हैं, ठीक है। तो आई एम श्योर ये आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे ये दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये एक पांडुलिपि है, यानी मैन्युस्क्रिप्ट है, ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना, ये जो आपको दिख रहा है। भुज वृक्ष की छाल पर लिखी गई ये पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी, ठीक है। ये जो है आपको जो इमेज में दिख रहा है, ये कश्मीर में मिला था। लगभग 150 साल पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था, ठीक है। इसको प्रिंट किया गया, पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद किया गया है, इसको अंग्रेजी में जो है ट्रांसलेट किया गया था, ठीक है। और ये जो मिला है, ऋग्वेद का जो पन्ना जो मिला है, उसको जो है पांडुलिपि को पुणे, महाराष्ट्र में जो पुणे है, वहाँ पर एक पुस्तकालय में इसको सुरक्षित रखा गया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मवेशी, घोड़े और रथ। मवेशी का मतलब जानवर होता है, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि इनका जो यूज किस तरह से किया जाता था, क्या वो उस समय में ये उपलब्ध थे भी या नहीं थे। तो चलिए देखते हैं। ऋग्वेद में मवेशियों यानी जानवरों, बच्चों, खासकर पुत्रों, घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। यानी कि जो ऋग्वेद में जो मोस्टली जो प्रार्थनाएं हैं, जो प्रेयर्स हैं, वो बच्चों की प्राप्ति के लिए, बच्चों में सिर्फ मेल बच्चा, ठीक है, और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था उस समय। और इन लड़ाइयों में जो जानवर जो जीत कर लाए जाते, इसमें लड़ाइयों में जानवरों को जीत के लाया जाता था, ठीक है। लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी, जहाँ अच्छे चारागाह हो, जहाँ पर जौ जैसी जल्दी तैयार होने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो, ठीक है। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। तो ये दिया गया है यहाँ पर कि लड़ाइयाँ मोस्टली किन किन कारणों से वहाँ पर लड़ी जाती थी। तो कुछ पानी के स्रोतों के लिए भी लड़ाइयाँ होती थी, कुछ लोगों को बंदी बनाने के लिए लड़ाइयाँ होती थी, कुछ चारागाहों के लिए लड़ाइयाँ होती थी, और कुछ जो है जौ की फसल के लिए लड़ाई होती थी, ठीक है। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे। तो उसमें उस समय में ये धन रखने का जो है किस वे से वो धन रखते थे। तो इसमें दिया गया है, युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग जो है सरदार लोग यानी मुखिया लोग रख लेते थे, और कुछ हिस्सा उसका पुरोहित लोग यानी जो मंदिरों में पूजा पाठ करते हैं, ठीक है, वो पुरोहित
वो लोग रख लेते थे, और कुछ भाग जो है उसका जो बचता था शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। ठीक है, और कुछ धन क्या किया जाता था कि यज्ञ में प्रयोग किया जाता था, यज्ञ को आग में आहुति दी जाती थी। ठीक है, तो इतना तो आप जान ही गए होंगे। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। तो युद्धों में भाग लेने वाले कौन से लोग थे? पुरुष थे, यानी कि जो काम होते थे वो सब पुरुष प्रधान ज़्यादातर होते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशवरा करते थे। ठीक, वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हों। तो किनको अपना सरदार वो चुनते थे? जो बहादुर हो और कुशल योद्धा हो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। वो कौन कौन से शब्द हैं जो लोगों की विशेषताओं को बताते थे? तो देखते हैं इसमें। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार, समुदाय, निवास स्थान, सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्द इस तरह से, तो देखते हैं इसको। ऐसे दो समूह जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। और दूसरे लोग थे राजा, यानी एक लोग थे पुरोहित और दूसरे थे राजा। जो पुरोहित थे वो क्या करते थे? वो यज्ञ करवाने का काम करते थे और तरह तरह के जो अनुष्ठान होते हैं उसको वो करवाते थे। और दूसरे लोग थे राजा, जो कि शासन करते थे। ठीक है, और ये राजा वैसे नहीं थे जो हम आगे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ये न तो बड़ी राजधानी और महलों में रहते थे और न ही इनके पास सेना थी। ये इस तरह के राजा थे, और न ही ये टैक्स लेते थे। ये राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा और अपने आप शासक नहीं बन जाता था। लेकिन ये आप देखते हैं आमतौर पे क्या होता है कि राजा का जो बेटा है वही अगला राजा बनता है। तो इसमें उस समय में ऐसा नहीं था। ठीक है, तो राजा जो था वो महलों में नहीं रहता था। ठीक है, और इनके पास सेना भी नहीं थी और ये टैक्स भी नहीं लेते थे, और उनकी राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा राजा नहीं बनता था। इस तरह का कुछ सिस्टम वहाँ पर था। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा खामोश प्रहरी, कहानी महापाषाणों की। ठीक है, तो इसमें देखते हैं हम, ये शिलाखंड महापाषाण, महा का मतलब बड़ा, पाषाण का मतलब पत्थर। ठीक है, बड़ा पत्थर जिसको हम कह सकते हैं, इस नाम से वो जाने जाते थे। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। करीने मतलब सुंदरता से। ठीक है, करीने का मतलब होता है सुंदरता से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा जो है लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। ये प्रथा का यानी मतलब होता है परंपरा, कस्टम। ठीक है, दक्षिण भारत, उत्तरी पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। ये जो महापाषाण कब्रें बनाने की जो सिस्टम था वो कहाँ पर था? ये तो 3000 साल पहले शुरू हुआ था, और ये प्रथा थी कहाँ पर? दक्कन में और दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में ये प्रचलित थी। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये जो आप इमेज में देख रहे हैं ये है। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर भी मिला है। ठीक है, तो इन कब्रों में कुछ समानताएं हैं, जैसे मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों के नाम से जाना जाता है, यानी ब्लैक एंड रेड वेयर। ठीक है, इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान और पत्थर और सोने के गहने। ये सब
इन कब्रों में जो है मृतक के साथ रख दिए जाते थे, क्योंकि उनको जो है उनको ये उम्मीद था कि मरने के बाद भी जीवन होता है और जब वो कब्रों में जाएंगे तो इन चीज़ों की ज़रूरत उन्हें पड़ेगी और इनका इस्तेमाल वो करेंगे, इसीलिए वो इन सारी चीज़ों को उसमें रख दिया करते थे। ठीक है, ये सामान मिले हैं जो आपको दिख रहे हैं लोहे के, ये देखिए ये मिला है कब्रों में। ये घोड़े के सामान है, इस पे पैर रख करके जो है काठी पे चढ़ा जाता है, ये आपको दिख रहा है। और ये जो दिख रहा है आपको, ये एक कुल्हाड़ियाँ हैं, ये कुल्हाड़ियाँ दिख रही हैं आपको, ये कुल्हाड़ियाँ हैं। और ये क्या है, खंजर है, कटार जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपने देखा। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। यानी कब्रों को देख करके ये कैसे पता लगाया जा सकता है कि जो ये पहली कब्र जो है इस खास सामाजिक स्थिति के बारे में बताती है और दूसरी कब्र जो है एक डिफरेंट सामाजिक स्थिति के बारे में बताती है। तो ये देखते हैं। पुरातत्वविद मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। डेफिनेटली कभी कभी एक कब्र की तुलना दूसरे कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, यानी तुलना में ये पाया गया है कि एक कब्र में कभी कभी बहुत ही कम चीज़ें मिलती हैं और दूसरे में जो है बहुत अधिक चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति के कब्र में जो है 33 सोने के मनके और शंख पाए गए। 33, ठीक है, 33 सोने के मनके और शंख पाए गए। और दूसरे कंकालों में सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए। यानी इसका मतलब है साफ साफ कि जिनके पास ज़्यादा सामान होते होंगे वही उनके कब्र में रखे जाते थे, और जिनके पास जो भी सामान होता था उनके पास वो रखे जाते थे। जिसके पास कम होता था उसके कब्र में कम, और जिसके पास ज़्यादा होता था उसके कब्र में ज़्यादा सामान रखे जाते थे। तो इन्हें देख कर के हमें उस समय की सामाजिक स्थिति के बारे में पता लगता है कि कुछ लोग अमीर होते थे और कुछ लोग गरीब होते थे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थीं? तो आइए देखते हैं। कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकतानुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। यानी कि कुछ ऐसे कब्र भी मिले हैं जिनमें एक परिवार के कई लोगों को दफनाया जाता था। ठीक है, उसमें जाने के लिए एक होल जो है छोड़ दिया जाता था, और जिस रास्ते से वो जा कर के उसमें बाद में दूसरे मृत शव को जो है दफना देते थे। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को, इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। इनाम गांव के लोग कौन कौन से काम करते थे, तो इसमें देखते हैं। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। और गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरण, कृष्ण मृग और खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई हैं। तो ये सारी ये जो आप देख रहे हैं ये सब जो है मिले हैं, इसकी हड्डियां पाई गई हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसभरियाँ जो है एकत्र की जाती थी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, तो यहीं पे होता है इस चैप्टर हमारा ख़त्म। आई एम श्योर ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।
तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, बी कनेक्टेड और देखते रहिए टुडेज डॉन एजुकेशन।